नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो जीके है। क्योंकि जीके इसलिए क्योंकि एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं और 15 दिसंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है एनटीपीसी की। तो हम लोगों को जीके पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव चलते रहेंगे और जीके की सीरीज भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कैरोलिना मारिन मार्टिन किस खेल से संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, किस खेल संबंधित है तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बैडमिंटन संबंधित है ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा पास। थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। ये भी पूछ सकता है कि कैरोलिना मारिन मार्टिन जो है वो किस देश से बिलोंग करती हैं, कहां से बिलोंग करती हैं। तो वो स्पेन से बिलोंग करती हैं। कहां से? स्पेन से बिलोंग करती हैं। अच्छा, और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ये तो आपको पता ही चल गया। अब ये ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये जीती भी हैं। ठीक है, ये चैंपियन रही हैं, ओलंपिक की चैंपियन रही हैं। और थोड़ी सी जानकारी लें तो बैडमिंटन फेडरेशन की रैंकिंग होती है, उनमें इनका स्थान 5वां आया है। ठीक है, और ये दो बार आपका विश्व चैंपियन और 4 बार आपका यूरोपियन चैंपियन भी बन चुकी हैं। तो इतनी जानकारी आपको लेनी है। 2 बार ये वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुकी हैं और ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं और 4 बार जो है वो यूरोपियन चैंपियन भी बन चुकी हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो सीधी सी बात है, अंग्रेज ही रहे होंगे। तो संविधान सभा को संबोधित करने वाले अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वो हमारे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए इनकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो ये ऐसे थे, इन्होंने आखिरी बार संविधान सभा में संबोधित किया था और इन्होंने बिल्कुल अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि ये कैबिनेट मिशन की योजना को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज से कैबिनेट मिशन की योजना खत्म होती, तो इन्होंने ये चीज कह दी थी। अच्छा, स्वतंत्रता जो अधिनियम था 1947, ठीक है, उनकी रूपरेखा भी इन्होंने ही रखी थी। ठीक है, जाते जाते इसकी रेखा तो रखी थी, रूपरेखा। और इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इनके द्वारा ही किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। तो अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर ये हो जाएगा, पर अगर इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी आ जाती है तो वो भी आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो टंगस्टन धातु ऐसी है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। गलनांक मीन्स होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। और किसका सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। आप जो बल्ब देखे होंगे कि बल्ब में एक जो फिलामेंट लगा होता है ऐसे, ठीक है, ये बल्ब होता है, फिलामेंट लगा होता है, यहाँ पर तार, 2 और तार होते हैं। वो हम 12 रुपए 15 रुपए वाली की बात कर रहे हैं जो बल्ब आते हैं। ठीक है, एलईडी की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कौन सी धातु लगी होती है? वो टंगस्टन ही लगी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? टंगस्टन। ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है काफी ज्यादा उच्च होता है। वो कितना होता है उच्च? यानी बहुत ज्यादा होता है। वो होता है 3695 केल्विन। ठीक है, 3695 केल्विन, 3695। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो सबसे ज्यादा होता है 6203 केल्विन। ठीक है, कितना होता है? 6203 केल्विन होता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? जो एक्सरे ट्यूब होता है, प्रकाश बल्ब बनाया जाता है, ठीक है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इससे टंगस्टन का तो इस्तेमाल करते हैं, पर बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है, ठीक है, ये मान लो आपका बल्ब में बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया वायर और ये हो गया बल्ब। ठीक है, और जो गैस भरी होती है वो कौन सी भरी होती है? ऑर्गन की गैस भरी होती है। ऑर्गन या हीलियम गैस हम लोग इसमें मिक्सर करके डालते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पास तो नहीं है। स्टेट बैंक के पास, एसबीआई के पास भी नहीं है। डी ऑप्शन, नन ऑफ एबव होगा, इनमें से कोई नहीं, पर वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वित्त मंत्रालय, देखिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन में भारत सरकार भी लिख करके आ सकता है मे बी, पर वित्त मंत्रालय ज्यादातर आपको लिखने को मतलब देखने को मिलेगा। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत तो भारत सरकार के पास मात्र एक अधिकार है कि वह सिक्कों की ढलाई कर सकता है।
और ये किसके अंतर्गत कर सकता है? ये अधिनियम, संयोग अधिनियम 1906 के अंतर्गत ये काम कर सकता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अच्छा, कहाँ कहाँ होती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कहाँ नहीं होती है, इनमें से कहाँ होती है, तो आप नाम याद रख लीजिए। मुंबई हो गया, अलीपुर जो कोलकाता में है, सैफाबाद जो कि हैदराबाद में है, चेरापल्ली जो कि हैदराबाद में है, और नोएडा जो कि यूपी में है। यहाँ पर क्या होती है? सिक्कों की ढलाई होती है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संदर्भ में सिक्के को केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी के, भले ही ये सिक्के बना लें, ठीक है, 10 का सिक्का बना ले, पर अगर रिजर्व बैंक 10 का तो है, मान लो 20 का सिक्का बना लेते हैं, हालांकि वो भी है, ठीक है, पर उसको पब्लिकली जारी करना है तो रिजर्व बैंक ही डिसाइड करेगी कि ये जारी होगा या नहीं होगा। बना लिया तो क्या हुआ, ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों यानी आपातकाल, इमरजेंसी के लिए जो निम्नलिखित में से किसके स्रोत से लिया गया है? तो हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे संविधान का मिक्सचर है, बहुत सारी जगह से कहीं ना कहीं लिया गया है चीज़ों को। ठीक है, तो आपातकालीन ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 एक्ट के तहत इसको यहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों में निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हो जाएगा। अच्छा, आयरिश, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आयरिश संविधान, आयरिश संविधान, अब इसके अंतर्गत क्या होता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन करना हो या राष्ट्रपति का चुनाव करना हो, वो भी आपका आयरिश संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया ये भी देख लेते हैं। देखो, समावर्ती सूची प्रदान करना या व्यापार के बारे में बात करना या वाणिज्य के बारे में बात करना, लेन देन के बारे में जोखा, लेखा जोखा जो भी होगा वो ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता और संसद के दो संगठनों का संयुक्त बैठक भी जो होगी, कैसे होगी, उनके बीच में क्या वार्ता होगी, इसका भी प्रावधान किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। चलिए बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका संविधान से, यहाँ से क्या लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करना, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी यहीं से ही ली गई है। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 वो तो आपातकालीन तो लिया ही गया है, और भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं। चलो मैं बताता हूँ उनके बारे में। संघात्मक योजना, ठीक है, ये भी इन्हीं से ले गया। राज्यपाल का पद कैसे मिलेगा, उसका कार्य होगा, ये भी इसी से लिया गया है। लोक सेवा आयोग का भी पद या न्यायपालिका का लोक सेवा आयोग का जो पद होता है उसका क्या कार्य होगा, ये भी इसी से लिया गया है। और आपातकालीन प्रावधान ये जो हम बता ही चुके हैं आपको, वो इसी से ही लिया गया है। फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बट मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, आप नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आप 2-3 बार इसको देख लीजिएगा तो भी आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनिए। तो ऐसे आपको नाम दे दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कठिन होते हैं क्योंकि आपको अगर नाम 2 ही पता है तो भी आपका 50-50 चांस बन जाता है। ठीक है, तो दीपिका कुमारी, बोम्बियाला देवी, लैसराम, त्रिशा देवी, दीपा कर्माकर, ये क्या है? तो चलो देखते हैं जरा सा। तो दीपिका कुमारी जो है वो कौन है? तीरंदाजी हैं। ठीक है, ये तीरंदाजी हैं, शूटिंग के संबंधित हैं। बोम्बियाला देवी लैसराम ये भी तीरंदाजी हैं, शूटिंग से रिलेटेड हैं। और जो त्रिशा हैं, ठीक है, ये कौन है? ये भी तीरंदाजी यानी शूटिंग से रिलेटेड है। और जबकि दीपा कर्माकर ये किससे हैं? ये जिम्नास्टर हैं। तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको छोटे छोटे चीजें भी बता दूं कि दीपा कर्मानी ये भी पूछ लिया जाता है कि दीपिका कुमारी किस राज्य से संबंधित हैं, कहाँ से आती हैं? तो ये रांची से आती हैं। ठीक है, और जो त्रिशा हैं वो कोलकाता से हैं। ठीक है, और जो बोम्बियाला देवी लैसराम है वो पूर्वी जिला है इम्फाल का पूर्वी जिला है, वहां से ये आती हैं। और दीपा कर्मानी ये तो त्रिपुरा से हैं। ठीक है, त्रिपुरा से हैं। अच्छा, त्रिपुरा के राज्यपाल और गवर्नर
बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी, यानी किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो वो है तीसरी जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना, उसमें हरित क्रांति की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर तीसरी हो जाएगा। और ये कब की गई थी? 1965 में। कब की गई थी? 1965 में। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि कब से कब तक चली थी। तो 61 से लेकर के 66 तक ये पांचवी पंचवर्षीय यानी 5 साल की होगी, सीधी सी बात है। पर 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का शुभारंभ कब किया गया था? तो यार किया गया तो वो है 28 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी को ये किया गया था। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के अनुसार ब्रिटिश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित किया गया था? ये सबसे पहले कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता जिसको बोलते हैं, अब तो इसका नाम ये है। ठीक है, तो कोलकाता में ये 19 बार याद आ रहा है, 1773 में इसको स्थापना हुई थी। और भारत के वर्तमान सर्वोच्च जो न्यायालय है वो कहाँ पर है? वो अब तो दिल्ली में है। ठीक है, तो अभी कहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय? तो वो है हाईकोर्ट। कहाँ पर है? वो सीधी बात है दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में इनमें से किस संशोधन के तहत दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी 69 संशोधन, 69 यानी कि 69वें संशोधन के तहत इस दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है। विशेष दर्जा के रूप में दिल्ली को राष्ट्र की राजधानी के क्षेत्र में नामांकित कर दिया गया था, विशेष दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता है, पर यहाँ पर ही गलती कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर ये ऑप्शन को छोड़ देते हैं। क्या इनमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं? इनको भी पैरेलल में रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 86, मैं पेन दूसरा ले लूँ, 86 संशोधन यानी कि 86वें संशोधन के तहत क्या था? तो प्रारंभिक शिक्षा, देखिए 86 के 21 के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। पहले प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार, जब किसी ने संविधान अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो पहले नहीं था। ठीक है, पहले नहीं था, पर उसको फिर बताया गया कि नहीं, बच्चों का एक शिक्षित होना यानी बच्चों को शिक्षा मिलना इनका एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो 86 के तहत 21 आर्टिकल्स को संशोधित करते हुए ये बच्चों को यानी कि जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा मिले, उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संशोधन जरा देख लेते हैं। तो 44वां संशोधन क्या था कि इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, ऑनरशिप का जो अधिकार था, जिसे बेटा कह देता था नहीं ये हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी, इस पर मेरा ही अधिकार है, तो उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसको हटा दिया गया। अब पिताजी चाहेंगे तो बेटे के नाम होगा और पिताजी नहीं चाहेंगे तो वो पड़ोसी के नाम करके चले जाएंगे। बेटे का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं था। पहले मौलिक अधिकार होता था कि पिता कैसा भी हो, ठीक है, चाहे बेटा कैसा भी हो, वो है नहीं है, कहीं गया है, बेटे मतलब पिता की दिक्कत देखता है या नहीं देखता है, पर उसकी संपत्ति पर उसी का अधिकार होगा। पर अब ऐसा नहीं है। जो पिताजी को लगेगा यानी कि जो भी पर्सन को लगेगा कि मुझे अपनी संपत्ति किसे देनी है, भले ही वो मेरा बेटा हो या ना हो, अगर किसी व्यक्ति ने मेरी सेवा की है तो मैं उसको भी अपनी संपत्ति दे सकता हूँ। अब ये बच्चे का मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो इसके लिए 44वां संशोधन के तहत ये मौलिक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार आप ऐसे लिख सकते हैं। अब 82 संशोधन, ये क्या है? भारतीय संविधान में 82 संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। ठीक है, तो हम प्रस्तावना को बदल सकते हैं, वो 82 कह रहे हैं, सॉरी 42 संशोधन के तहत हम लोग बदल सकते हैं। तो 42 संशोधन क्या है कि हम लोग प्रस्तावना को बदल सकते हैं। ठीक है, और प्रस्तावना कौन सी थी? शुरुआत में जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी बदला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, फ्लोरोकल्चर जो होता है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, उसको फूलों को अध्ययन में यूज़ किया जाता है। तो फूलों के अध्ययन के लिए, उनकी खेती के लिए, उनके उपयोग के लिए, उनके बारे में जानकारी के लिए क्या फ्लोरिकल्चर कहते हैं उसको। अच्छा, वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं? वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं, जबकि प्राणी विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं। ये तो सीधी सी बात है। फिनोलॉजी, ये क्या है? फिनोलॉजी, तो फिनोलॉजी में जानवरों के जीवन चक्र के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जानवरों पर नहीं, जानवरों के, पौधे और जानवर दोनों होते हैं, सॉरी, पौधे भी होते हैं और जानवर होते हैं, उनके जीवन चक्र में जो भी आवधिक घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फिनोलॉजी, या उसको, उस नाम को क्या बोलते हैं? फिनोलॉजी। फिलहाल इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फ्लोरिकल्चर सही होगा। आज के लिए इतना ही, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में जल्द से जल्द मुलाकात होगी। फिर से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जीके के लिए, इतने ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पुराने हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। केबी नॉलेज बूस्टर को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अब वीडियो लगातार आती रहेंगी, तो डोंट वरी, आप कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद।